नमस्कार जी। आज हम आपके सामने वर्णमाला का टॉपिक करेंगे। वर्णमाला आपके हर क्लास में आता है, शुरू से लेके आखिर तक की क्लास में वर्णमाला ऐसा टॉपिक है जो आपका आता ही रहता है। तो आज हम करेंगे वर्णमाला। अब आपको पता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, लेकिन व्यवस्थित समूह कौन सा होता है, वो वर्ण कौन से होते हैं जो इस वर्णमाला के अंदर आते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि वर्ण और ध्वनि क्या है। वर्ण हमारे जो हैं, जो हम बोलते हैं, जब हम मुंह से बोलते हैं किसी भी वर्ण को, तो हमारा जो मौखिक रूप होता है वो ध्वनि कहलाता है, और उसी ध्वनि को जब हम लिखते हैं तो लिखित रूप जो है वो हमारा वर्ण कहलाता है। तो आपको पता चला कि वर्ण और ध्वनि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वर्ण हमारा लिखित रूप है और ध्वनि हमारा उन वर्णों का मौखिक रूप है। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण के जो प्रकार हैं वो आप सभी को पता है कितने होते हैं? 2। एक स्वर और दूसरा व्यंजन। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। अब आप सभी को पता है कि स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है, तो हमारे स्वर संख्या में कितने हैं, इसके बारे में 3-4 तरह के क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाता है कुल स्वर कितने हैं, मूल स्वर कितने हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं। तो क्या है, इनके आंसर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, हिंदी वर्णमाला में, तो कितने हैं हिंदी वर्णमाला में? आपके 11 स्वर हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कुल स्वर कितने हैं, कुल स्वर कितने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 13 है। हिंदी वर्णमाला में 11 हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाता है कि कुल स्वर कितने हैं तो आप क्या कहेंगे? 13 है। अब आपसे पूछा जाता है मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर कितने हैं? 4। जो हमारे पास अपने मूल रूप में उपलब्ध हैं, आए हुए हैं, वो हमारे 4 होते हैं। तब आपने देखा कि स्वर तो वही है, लेकिन हमने उसको क्या है, हर क्वेश्चन में अलग अलग रूप से परिभाषित कर दिया कि इसमें इतने आते हैं, कुल में इतने हैं, मूल में इतने हैं, वर्णमाला में इतने हैं। तो अब हम इसको समझते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो हमारे पास स्वर हैं वो कौन से हैं। पता है आपको? ए, उसके बाद आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अब आप कहेंगे कि 2 स्वर और भी हैं, अंग और अह, उन्हें हमने इनमें काउंट क्यों नहीं किया? उन्हें अगर हम काउंट करते हैं तो हमारे स्वर हो जाते हैं 13। अगर उन 2 को हम इसमें ऐड कर दें तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? 13। अगर हम उन दोनों को बाहर रखते हैं तो हमारे हिंदी वर्णमाला में जो स्वर आते हैं वो कितने हैं? 11। कुल स्वर पूछा जाए तो 13, इन 11 के अंदर ये 2 ऐड हो जाते हैं। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मूल स्वर जो हैं वो कौन से हैं, तो आप क्या कहेंगे? ए, ई, उ और री। ये मूल स्वर जो हैं हमारे पास शुरू से हैं। अब आप सोचते हैं उस टाइम पीरियड में जाइए जब ये सब थे ही नहीं। ठीक है, आदि मानव ने क्या है, जैसे चलना शुरू किया तो उसने जो अपनी ध्वनियाँ थी उनको जैसे भी आवाज़ निकाली किसी भी तरह की, तो उस आवाज़ को क्या है, ध्वनि कहा गया। जैसे अ, इ, कि, कु, किसी भी तरह की जब ध्वनि निकाली गई तो उसे क्या कहा गया? मौखिक रूप।
अब वो मौखिक रूप से तो बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हमारे जाने के बाद अगली पीढ़ी को हम इनका ज्ञान कैसे दे पाएंगे, कैसे उन तक ये ज्ञान पहुंचेगा, कोई तो तरीका होगा इन्हें सुचारू रूप से रखने का, ताकि अगली पीढ़ी भी इसका क्या है ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इसलिए क्या है, इन मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप प्रदान किया गया, जिसे हमने वर्ण कहा। और ये जो हमारे ए से लेके अंग तक हैं, ये हमारे वर्ण हैं सारे, ये हमारे क्या हैं, वर्ण हैं। और इन्हें हमने स्वर कहा है। वर्ण तो हमारे स्वर और व्यंजन को मिला के होते हैं, लेकिन ये हमारे क्या हैं, टोटल स्वर हैं। अब इन्हें हमने मूल स्वर में बनाया 4, जो हमारे पास सबसे पहले आई। उसके बाद हिंदी वर्णमाला में हमने 11 स्वर बनाए, 2 हमने निकाल दिए कुल स्वरों के अंदर से। कुल में 13 थे, हमने 2 निकाल दिए, अंग और ए। इन्हें हमने नाम दिया अयोगवाह। अब इन्हें अयोगवाह क्यों कहा गया, ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन समझिए। इसके नाम के अंदर ही इसका अर्थ छुपा हुआ है, ठीक है। वाह का मतलब होता है वहन करना, किसी का भार अपने ऊपर लेना। योग का अर्थ होता है जोड़ से बनना, कि ये 2 वर्ण ऐसे हैं जो स्वरों के योग से बने हैं, स्वरों के अंदर हैं, तो सीधी सी बात है कि ये स्वरों के योग से बने हैं। और फिर ये किसी का भार भी सहन कर रहे हैं अपने ऊपर, जैसे यहाँ पे ये डॉट के रूप में ले रहे हैं, यहाँ पर ये विसर्ग के रूप में ले रहे हैं। तो वो वर्ण जो स्वर होते हुए किसी का भार अपने ऊपर सहन करते हैं, उसे अयोगवाह कहते हैं। फिर से देख लीजिए, वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, अब इन्हें हम चिह्न भी कह सकते हैं। हमारी हिंदी की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। संस्कृत की लिपि भी हमारी देवनागरी है। तो दोनों भाषाओं की लिपि हमारी क्या है, देवनागरी। लिपि क्या है हमारी, देवनागरी। दोनों भाषाओं में हमारी एक ही लिपि है। अब ये लिपि क्या होती है, वर्णों को लिखने की एक व्यवस्थित तरीका, एक प्रकार। जैसे कि हम ए, आ, ई ये लिखते हैं इस तरीके से, तो ये इस तरह का जो लिखने का तरीका होता है ना, ये हमारा देवनागरी लिपि है, ठीक है। हमने जो ऐसे लिखा ये देवनागरी है। इंग्लिश में हम ए, बी, सी ऐसे लिखते हैं, वो हमारी रोमन लिपि है। ये हमारी देवनागरी लिपि है जो हम लिखते हैं, ये हमारी रोमन लिपि है अंग्रेजी की। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, अपनी देवनागरी लिपि। तो क्या है, इन वर्णों को लिखित रूप में हमने कहा स्वर और व्यंजन। अब स्वर हमने पढ़ लिए हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, 11। कुल स्वर कितने हैं, 13। मूल स्वर कितने हैं हमारे, 4। 2 हमने निकाल दिए, कौन से, अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वर तो हैं, स्वर की श्रेणी में आ रहे हैं तो स्वर तो रहेंगे ही, लेकिन ये क्या है, कहीं कहीं व्यंजन का गुण भी ले रखे हैं, इसलिए इन्हें हम स्वर की श्रेणी में रखते हुए व्यंजन नहीं मान सकते, क्योंकि व्यंजन का गुण रखते हैं। ना ही हम इनको व्यंजन मान सकते हैं, ना ही हम इनको स्वर मान सकते हैं। दोनों गुण होने के कारण इनको हमने एक अलग श्रेणी में रख दिया है, विभाजित कर दिया है, जिसे हमने अयोगवाह नाम दिया है। अब अगली जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे व्यंजन, कि व्यंजन कितने हैं, किस प्रकार से हैं। स्वर के भी हैं, मूल स्वर कितने हैं, दीर्घ स्वर कितने हैं, मूल स्वर के बाद दीर्घ, ह्रस्व, इनके भेद आते हैं। लेकिन पहले आप इतना कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक करेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।